हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील व्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी इंटरव्यूअर और व्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अन अकेडमी का एजुकेटर। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मेरे बच्चों मैं जो है बिग पिक्चर नहीं आ पा रहा हूं, बट आप लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंजॉय करें मेरी क्लास का। एक बार मैं चेक कर लूँ खुद कि भाई रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है या नहीं, और उसके बाद फिर हम लोग जो है एक बार देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक बहुत अच्छी चर्चा, बहुत बढ़िया स्टार्ट है और बहुत बढ़िया चर्चा, और मैं रिकॉर्डिंग में अवेलेबल करा रहा हूँ चूँकि लाइव आ नहीं पा रहा हूँ, मतलब टेक्निकल इश्यूज के कारण कुछ पिक्चर वगैरह आ नहीं पा रही मेरी। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। 17 मार्च सबसे पहले, फिर 18 मार्च। आज 17 और 18 मार्च का स्टार्ट करेंगे और सारे टॉपिक अंदर लगे हैं जो भी आपको पढ़ना है। और प्रीलिम्स फंडा कल से आपका सुबह स्पेशल क्लास में स्टार्ट हो जा रहा है। इस पे आप ध्यान बनाए रखें, यानी कि कल से ये फिर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि क्लास हुई नहीं, ठीक है ना। तो कल से स्टार्ट हो रहा है। हिस्ट्री ऑप्शनल बाइलिंगुअल चल रहा है। जो भी बच्चे प्लस कोर्स में आना चाहते हैं आ सकते हैं। टॉप 50 रिवीजन प्रीलिम्स के लिए आप आ सकते हैं। कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी के लिए मेरे पास आप जुड़ सकते हैं अन अकेडमी के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस होती है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलता है और बहुत से मल्टीपल कोर्सेज चलते रहते हैं। अगर आप एसके लाइव कोड के साथ आते हैं तो आप किसी भी कोर्स में एडमिशन आपके लिए, मतलब हर क्लास एक्सेस होती है। चाहे प्लस पर आप आना चाहते हैं, आइकॉनिक पर, आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो ठीक है। इसके बाद बहुत कुछ है, यानी पर्सनल गाइडेंस होती है, टेस्ट एनालिसिस होता है, स्टडी प्लानर होता है, स्टडी मटेरियल होता है, यानी एवरीथिंग जो भी एक बच्चे की नीड है वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। एक्सपर्ट गाइडेंस होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं। ऑप्शनल के लिए आप 1 साल के लिए देखिए कितनी कम फीस है, 24,750। आप आ करके जुड़ सकते हैं विद एसके लाइव कोड। और ये कॉम्बो जो है यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल कॉम्बो, यानी जिसमें जीएस और ऑप्शनल आप एक साथ लेते हैं तो बहुत भारी डिस्काउंट मिलता है इसके लाइव कोड यूज़ करने के बाद। फ्री टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं। ये हमारे बैच कोर्सेज चल रहे हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं विद एसके लाइव कोड ही। और अन अकेडमी कॉम्बैट जो फ्री टेस्ट सीरीज होती है जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, उसमें आप विदाउट कोई पैसे, यानी एनरोलमेंट फ्री में अगर आपको कराना है तो केवल एसके लाइव कोड आपको यूज़ करना पड़ता है, कोई पैसा नहीं लगता है। एंटी डिफेक्शन लॉ व्हेन अ नॉमिनेटेड एमपी लॉजेज राज्यसभा मेंबरशिप, यानी दल बदल विरोधी कानून, जब एक नामित सांसद राज्यसभा की सदस्यता खो देता है। बड़ा महत्वपूर्ण है, नॉमिनेटेड एमपीज पर पकड़े रहिएगा। अब ये मामला क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ये घटना न्यूज़ में क्यों आई और क्यों आप पढ़ने जा रहे हैं, पहले इस पर हल्की सी चर्चा अगर हो जाए तब हम लोग जो है आईक्यू आईपी और इन सब चीज़ों पर जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी न्यूज क्या है, यानी राज्यसभा के ये मिस्टर दास गुप्ता मनोनीत सदस्य थे और इन्होंने क्या किया, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद जो है उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दिया। अब इन्होंने इस्तीफा दिया और इनके जो है इस्तीफा देने की बात और देने के बीच में ही तृणमूल पार्टी की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने इन पर एक आरोप लगा दिया जो अपने यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरोप क्या लगा दिया कि दास गुप्ता ने भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया है, अनुसूची का उल्लंघन किया है। अब ये अपने सामने आ गया मुद्दा, यानी ये मुद्दा आ गया दल बदल का मुद्दा आ गया, और वो भी दल बदल प्रैक्टिकली नॉमिनेटेड एमपीज के लिए, यानी कि हम केवल मनोनीत सदस्यों के दल बदल पर आज बातचीत करने जा रहे हैं। करेंगे सारा, लेकिन मनोनीत सदस्यों का दल बदल। तो ये हो गया आपका मुद्दा। अब क्या मिस्टर दास गुप्ता एक्चुअल में दल बदल के दोषी हैं, मतलब अभी तो मान लीजिए ये प्रूफ होगा बाद में, लेकिन क्या अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे विश्लेषकों के अनुसार संविधान के प्रावधानों के अनुसार क्या है या नहीं, इस पर हम लोग पूरी बातचीत करने वाले हैं। लेकिन बातचीत करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि एक्चुअल में दल बदल हम क्यों पढ़ें। तो ऑब्वियस है, IQ IP और HLM, हार्वर्ड लॉ मेथड, यानी इंटरलिंकिंग क्वालिटी, और हार्वर्ड लॉ स्कूल जो में जिस हिसाब से पढ़ाई होती है हम लोग वो करते हैं।
यानी अब इन समस्त घटनाओं को यूज करेंगे। तो मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछता हूँ। प्रीलिम्स के लिए तो आपको पता है भाई, बिल्कुल 10वीं अनुसूची और ये सब लगातार पूछा जाता रहा। हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट से चर्चा करते हैं। अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि जैसे कुछ प्रश्न पूछता हूं कि भारत में राजनीतिक दल बदल की घटना ने हाल ही के कुछ वर्षों में व्यापक रूप धारण कर लिया है। इस घटना की वृद्धि में जो कारक उत्तरदायी हैं उनको व्यक्त कीजिए। यानी दल बदल के लिए कौन से फैक्टर, कौन से कारक। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, दल बदल के लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। दल बदल के लिए कौन से फैक्टर जिम्मेवार हैं। अगर हम मनोनीत सदस्यों को लें जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है मनोनीत सदस्यों में क्या है, यानी इनकी विधानसभा की उम्मीदवारी साफ साफ है। यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही कि अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी से विधानसभा का टिकट पाते हैं तो वो अपनी सदस्यता छोड़ते हैं। अब वो छोड़ते हैं, वो दल बदल है कि नहीं है, इसी पर आज हम लोगों को चर्चा करनी है। तो ठीक है ना, उनको क्या ये कहना सही है कि दल बदल पर पाबंदी लगाना विचार और आचरण की स्वेच्छा को दबाने जैसा है। अब आप विचार करते चलिए, यानी अगर उनकी इच्छा है राजनीति में आने की, जैसा उन्होंने ये तर्क दिया कि मैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव का एक वाहक बनना चाहता हूं, फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक दल बदल की समस्याएं क्या है और उनका हम कैसे जो है निराकरण कर सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स आपसे पूछ सकता है किस पर, ऑन प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शंस एंड पॉसिबल रेमेडीज आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार की चीजें आपके सामने हैं। और कई और, अगर आप 2013 में देखें तो एक प्रश्न पूछा था कि कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्राय देखने को नहीं मिली। दल परिवर्तन विरोधी कानून जो भिन्न उद्देश्यों से बनाया गया था को कहां तक इसके लिए उत्तरदायी, यानी कि भाई दल परिवर्तन विरोधी कानून है जिसके कारण से सांसद अपनी व्यक्तिगत भूमिका नहीं निभा पाते। तो इस प्रश्न में क्या था कि भाई सांसद अपनी व्यक्तिगत भूमिका नहीं निभा पाते, मतलब विप जो पार्टी का आदेश होता है उसका अगर उल्लंघन करते हैं, मान लीजिए वो किसी विषय पर मतदान हो रहा और वो राजनीतिक पार्टी के साथ ना होकर के जो बिल प्रस्तुत किया जा रहा है उसके साथ है, तब भी वो उस व्हिप का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये जो है उनकी व्यक्तिगत भूमिका को कमजोर करने जैसा है। या दास गुप्ता जी के मामले में अगर वो ये मानते हैं कि उनको यहां से हट करके और अपनी एक जो है चुनी हुई पर्सनालिटी को, निर्वाचित व्यक्तित्व को आगे लाना है, तो क्या ये गलत है। तो ये सारे मुद्दे क्या हैं आपको विचार में रखने चाहिए। जैसा प्रश्न आएगा वैसा ही आप वहां पर डिटेलिंग करेंगे। फिर ऐसे ही जो है प्रश्न आता है कि भाई दल परिवर्तन विरोधी विधि के प्रमुख लक्षण बताइए। डिक्लाइन द सलाइंट फीचर्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, अब इसके बारे में आपको बताना। तो ये सारी चीजें हम यहां पर आज पढ़ने जा रहे हैं, यानी दल बदल। और फिर देखिए एक चीज और था, दल बदल अगर मान लीजिए ऐसा भी बन सकता है कि दल बदल विरोधी विधेयक को पारित करना क्यों आवश्यक समझा गया, यानी ये क्यों इंपॉर्टेंट था, दल बदल क्यों देश के राजनीतिक स्वास्थ्य को या किस प्रकार सुधार सकेगा। तो इस प्रकार की चीजें तो क्यों आवश्यकता, हम वो भी पढ़ने जा रहे हैं। तो काफी कुछ है IQ HLM में, तो ये हो गया आपको बताने की आवश्यकता है। संदर्भ क्या हो गया आपको मैंने स्पष्ट बता दिया कि इन्होंने राज्यसभा सदस्यता, मिस्टर दास गुप्ता ने राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया और इन पर विपक्ष ने दल बदल करने का आरोप लगाया। क्यों लगाया, क्यों लगाया आप सबको पता है, ठीक है ना। अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, और महुआ मोइत्रा जो वहां की MP है तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने लगाया, मैंने आपको पहले बता दिया। अब इंपॉर्टेंट UPSC के लिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर UPSC, तो सबसे पहले कि भाई व्हाट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ और हमें इसे पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी व्हाई वाज इट कंसीडर्ड नेसेसरी टू पास द एंटी डिफेक्शन बिल। व्हाट इज द एंटी डिफेक्शन, तो देख सकते हैं दल परिवर्तन विरोधी कानून क्या है जिसके कारण दास गुप्ता को चुनाव उम्मीदवार के रूप में जाने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बच्चों इंग्लिश है, सोचिएगा आप यहां पर क्या हम देखने जा रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यानी जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम पर, क्या क्या
मेंटेलिटी थी संविधान के विशेषज्ञों की, जो संविधान के निर्माण में रोल प्ले कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। दल बदल पर जब भी कभी कोई प्रश्न डील करिएगा तो संविधान के जो डायरेक्टर्स थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था नॉमिनेटेड मेंबर्स को लेकर के, वो आप लोगों को दिमाग में रखना है। दल बदल को लेकर के आगे, लेकिन अभी पहले नॉमिनेटेड मेंबर वाला टॉपिक है तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी दल बदल विरोधी कानून क्या है, इसको पहले हम समझने से पहले ये देखते हैं कि ये वाला जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है उनको क्यों लाया गया। ऑब्वियस है कि क्यों लाया गया। तो अगर हम सबसे पहले एन गोपाल स्वामी अयंगर जी का एक स्टेटमेंट देखें तो समझ में आएगा, जो उन्होंने मनोनीत सदस्यों यानी नॉमिनेटिंग मेंबर के बारे में कहा। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लोग यहां आते हैं तो जो हमारी जो संसद है उसमें जो बहस होगी, डिस्कशन होगा, उसमें क्रिएटिवनेस, उसमें रचनात्मकता बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है ना। नीति की निर्माण पर, परिकल्पना पर, इंप्लीमेंटेशन पर, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पर, यानी हमें ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, बट किन्हीं कारणों से वो चुनावी प्रक्रिया में भागीदार बन के यहां शामिल नहीं हो सकते। तो ये उनकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नॉमिनेटेड मेंबर की व्यवस्था की और राज्यसभा 12 मनोनीत सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों से नियुक्त कर सकता है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं और क्या क्या स्केल है। तो भाई ये लोग साहित्य में, विज्ञान में, कला में और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में क्या होने चाहिए, यानी ये विशेषज्ञ होने चाहिए, इनकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। ये उनका ब्रॉड क्राइटेरिया है। तो आपने ये चीज समझ लिया। इसका मतलब मिस्टर दासगुप्ता भी इन्हीं में से एक। अब आता है कि कौन नामित करता है प्रीलिम्स के लिए। तो ऑब्वियस है प्रेसिडेंट ऐसे व्यक्तियों को नामित करता है और इसकी अनुशंसा केंद्र करता है, आप सबको पता है, नहीं, सेंटर। अब इनके जो राइट्स होते हैं और प्रिविलेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि हम निर्वाचित सदस्यों पर ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा केस इन्हीं से कनेक्टेड है। अब राइट्स एंड जो इनके अधिकार और विशेषाधिकार क्या है भाई, यानी इनको नामित सदस्यों के पास निर्वाचित सदस्यों के समान अधिकार और विशेषाधिकार होते, एकदम सेम। वे राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। दे कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। बट ये पॉइंट ऑब्वियस है। तो ये प्रीलिम्स के थोड़े बारीकी वाले पॉइंट याद रखिए। यानी अब अगर कोई आपसे पूछे कि राज्यसभा में, ठीक है ना, मनोनीत सदस्यों की पूरी कहानी आप यहां पर देख सकते हैं। अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, अब देखिए वो प्रश्न आया था ना, दल बदल विरोधी विधेयक को पारित करना क्यों इंपॉर्टेंट था, व्हाई वाज इट कंसीडर्ड नेसेसरी टू पास द एंटी डिफेक्शन बिल। इन 1985 10th शेड्यूल आता है, आप सबको पता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रसिद्ध रूप से दल परिवर्तन कानून कहते हैं, और यह संविधान में जोड़ा गया 1985। क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, ये क्यों, क्योंकि 1967 के बाद, आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑफ 1967, अब देखिए क्यों आया। यानी आपको यह पता लग गया कि दल बदल विरोधी कानून क्या है। अब आता है कि भाई क्यों आया, वाई, क्यों। यानी 1967 के आम चुनाव के बाद यह वह समय था जब विधायकों ने अपनी राजनीतिक निष्ठाओं में बदलाव, यानी कि एक पार्टी से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में आया राम गया राम। उसके बाद क्योंकि राजनीतिक अस्थायित्व बनने लगा, सरकारें गिरने लगी, इस पृष्ठभूमि में इस व्यवस्था को लाया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़ता है कुछ कंडीशंस में, तो फिर उसे दल विदल मानते हुए उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। उद्देश्य क्या था, द पर्पस क्या था, यानी कि सरकारों में स्थिरता लाना ही इसका उद्देश्य था। ठीक रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहां से, सरकारों में स्थिरता लेकर के आना। और अगर वो अपनी प्रतिबद्धता खोते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है। प्रावधान क्या है, क्या क्या इसके प्रावधान, यानी कि दल बदल, द लॉ कवर्स 3 टाइप ऑफ सिनारियो विद रिस्पेक्ट टू एन एमपी स्विचिंग पार्टी। 3 आधार हैं
जिनके आधार पर दल बदल को माना जाता है। पहला क्या है, जबकि आप किसी एक्स राजनीतिक दल के टिकट पर चुने गए हो और स्वेच्छा से, ठीक है ना, इस पार्टी से हट करके किसी और पार्टी की सदस्यता लेते हैं या पार्टी की इच्छाओं के विरुद्ध किसी दूसरी पार्टी को वोट करते हैं, ये आप देख सकते हैं। यानी वॉलेंट्री आप जब अपनी सदस्यता छोड़ देते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा क्या होता है, द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज व्हेन एन एमपी हु हैज वन हिज और हर सीट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आफ्टर द इलेक्शन ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी। यानी एक सांसद जिसने चुनाव के बाद एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी सीट जीती हो या किसी राजनीतिक दल में शामिल ना हो, ठीक है ना। अब क्या होता है, सांसद पार्टी अगर बदल दे तो क्या होता है, उसकी सीट वहां से चली जाती है। और फिर तीसरा क्या है, द थर्ड सिनेरियो। जो थर्ड सिनेरियो क्या है, ये नॉमिनेटेड एमपी से होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यानी क्या होता है, नॉमिनेटेड एमपी, मनोनीत सदस्यों के बारे में दल बदल के प्रावधान। अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजें आपकी निकल करके आ रही हैं। मैं एक बार इसको समराइज कर दूं बच्चों, एक बार इसको मैं समराइज कर दूं। यानी दल बदल विरोधी जो कानून है, उसके तहत कोई भी इलेक्टेड मेंबर, जनप्रतिनिधि को हम अयोग्य घोषित कर सकते हैं। उसकी कंडीशन पहला होता है कि भाई वो वॉलेंट्री कर दे, यानी स्वेच्छा से वह किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले ले। दूसरा क्या होता है कि जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, अगर वो किसी दूसरे राजनीतिक दल में, यानी किसी राजनीतिक दल में, सॉरी दूसरा नहीं, शामिल हो जाता है। और फिर तीसरा क्या होता है कि अगर कोई सदस्य पार्टी के पक्ष, यानी जैसे पार्टी ने व्हिप जारी किया कि आपको एक्स विषय पर आपको पार्टी के फेवर में वोट करना है, अगर वह उसके विपरीत वोट कर देता है तो। या एक और कंडीशन होती जो यहां पर मेंशन नहीं, कि कोई सदस्य जब वोटिंग होने वाली हो और व्हिप जारी हो और वह अपने आप को वोटिंग से अलग रख लेता है, या 6 महीने की समाप्ति के बाद। अब देखिएगा यहां मुद्दा आता है। अब यहां पर क्या मुद्दा आता है, द थर्ड सिनारियो रिलेटेड टू नॉमिनेटेड एमपी। यानी ये देखिएगा इन दिस केस क्या क्या है। यानी कि अगर 6 मंथ समाप्त हो गए हो और कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर या मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो तब आप देख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, वो डिबार कर दिया जाएगा। अब आप यहां से देख सकते हैं, सॉरी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब अब आपको यहां पर सोचना है, अब आपको यहां पर सोचना है कि क्या वो 6 महीने से अधिक हो गई। यस मिस्टर दास गुप्ता 6 महीने से अधिक हो चुके हैं। आफ्टर हिज नॉमिनेशन टू राज्यसभा 2016 में इन्होंने जो है राज्यसभा ज्वाइन किया, लेकिन इसके बाद इन्होंने जो 6 महीने में ये शामिल हो जाते किसी पार्टी में तो इन पर दल बदल ना लगता। लेकिन अब आप देख सकते हैं इतने टाइम बाद उन्होंने छोड़ा है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आते हैं। यही एडिटोरियल में स्पष्ट किया गया है, यहां से आप देख सकते, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई क्यों दल बदल विरोधी कानून क्यों लाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है आपको सीखने की। भाई लोकतंत्र में राजनीतिक दल ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं और यहां पर स्वाभाविक है कि जो फैसले होते हैं वो सामूहिक रूप से होते हैं। लेकिन 1960-70 के दशक में आप देख सकते हैं जो है आयाराम गयाराम की जो प्रसिद्ध राजनीति थी, उसके कारण से दल बदल बहुत होने लगे। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर 1967 में अगर आपने प्रसिद्ध उदाहरण देखा हो तो हरियाणा के एक विधायक साहब हैं गयालाल, इन्होंने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल बदल किया और इन्हीं के इस प्रकार के घटनाक्रम से राष्ट्रीय चर्चा में विषय आया और फिर वहां से यह दल बदल कानून आगे लाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसका पक्ष भी यही है, यानी कि राजनीतिक दल के सदस्यों को दल बदल करने से रोककर सरकार को स्थिरता प्रदान करने इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हालांकि इसमें कई कमियां हैं,
लेकिन अभी हम लोग केवल इतना ही पढ़ रहे थे मिस्टर दास गुप्ता का मामला, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक है फ्रॉम राइट टू फेथ टू पीस फॉर ऑल। बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, यानी धर्म का अधिकार, विश्वास का अधिकार, यानी कि ये इस एडिटोरियल में एक वर्ड आएगा सबसे पहले, उसके आते हैं फेथ फॉर राइट। इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ फॉर आर। तो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक मूवमेंट है। क्या है? यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक मूवमेंट है। इसको पहले मैं समझा के और फिर IQIP लेकर के आऊंगा, तो मुझे लगता है फिर हम लोग और बेहतर ढंग से इसको समझ पाएंगे। या अगर हम कुछ बातचीत करें एक दो प्रश्नों पर, जैसे एक प्रश्न आया था 2018 में, फेथ फॉर राइट। अब आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, अधिकारों के लिए फेथ, विश्वास, धर्म। तो यहां ये क्या, इंडिया मस्ट सपोर्ट, यानी पहले देखिए क्या एडिटोरियल है कि भारत को सपोर्ट करना चाहिए फेथ फॉर राइट। यह एक यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत चलने वाला मूवमेंट है जो अगेंस्ट है किसके, यानी कि आप किसी भी प्रकार का जो राष्ट्रीय निर्जातीय, जातीय या धार्मिक घृणा फैलाने या उसकी वकालत करने वाले किसी भी पहलू के, और इसी के साथ यह एक्सपोज करता है लेजिस्लेटिव पैटर्न, जुडिशियल प्रैक्टिसेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जो विभिन्न विश्वासों में, विभिन्न धर्मों में किसी भी प्रकार का अलगाव पैदा करे, यानी सिंपल है फेथ फॉर राइट क्या है। सिंपल है फेथ फॉर राइट क्या है, एक बार आप इसको समझिए। फेथ फॉर राइट है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ये चल रहा है फेथ फॉर राइट, और यह विभिन्न धर्मों में एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि यह सहिष्णुता की बात करता है। क्या करता है? यानी राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक घृणा की वकालत पर प्रतिबंध लगाना इसका उद्देश्य है। और यह सब शुरू हुआ है, क्या नाम हुआ है, रबात एक्शन प्लान। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिएगा, रबात एक्शन प्लान। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको जरा समझिएगा। रबात एक्शन प्लान सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी एक बार फिर से, फेथ फॉर राइट इज इक्वल टू राष्ट्रीय, नस्लीय या घृणा या धार्मिक घृणा की वकालत अगर कोई भी करता है, चाहे वो कोई लेजिस्लेटिव यानी विधायिका के द्वारा किया जाएगा, न्यायिक प्रैक्टिस के द्वारा किया जाएगा यानी न्यायिक कार्यों के द्वारा किया जाएगा, सरकारी नीतियों के द्वारा किया जाएगा, तो इन सब का क्या करता है, इन सब पर यह प्रतिबंध लगाने की वकालत करता है, जिससे कि विभिन्न धर्मों के लोगों में, विभिन्न जातियों के लोगों में, विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों में एक शांति और एकता की स्थापना हो सके। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इतना ही अगर आप पढ़ें तो भी इस टॉपिक को आप समझिए, पूरा का पूरा समझ चुके हैं। अगर आप केवल इतना ही पढ़ते हैं तो भी ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा यहां पर क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना ही इसमें है, बट हम क्यों पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा मैटर करता है। जैसे देखिए, एक बार 2018 में क्वेश्चन आया था, 2018 में, आज थोड़ा सा 2018 में क्वेश्चन आया था कि सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या अपेक्षित डेप्रिविएशन यानी वंचन के कारण आती है, ठीक है ना। या तो वो वंचित हैं बेचारे, या फिर शक्ति के संघर्ष के कारण आती है। कह रहा उपयुक्त उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए, यानी कम्युनलिज्म अराइजेस ईदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिविएशन, आर्ग्यू बाय गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशंस। यानी हम अगर सांप्रदायिकता पर लिख रहे हैं या शक्ति संघर्ष पर लिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है इस सांप्रदायिकता को, इस शक्ति को, जिसे रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन एक आंदोलन चला रहा, फेथ फॉर राइट, यानी उसका एक प्लान है रबात एक्शन प्लान। अभी हम लोग पढ़ेंगे। इस रबात एक्शन प्लान के अंतर्गत वह किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय, नस्लीय, धार्मिक घृणा फैलाने वाले विचारों के प्रसार को रोकता है, चाहे वह विधायिका के द्वारा किए जाए, न्यायपालिका के द्वारा किए जाए या सरकारी नीतियों के द्वारा किया जाए। और इन सब के माध्यम से विभिन्न धार्मिक समूहों में, विभिन्न जातीय समूहों में, विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका,
इन सब में एक शांति की बात करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे प्रश्नों में लिखनी होती। सांप्रदायिकता क्यों है और उसका समाधान अगर हम कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इसका समाधान, यदि सरकारें यूनाइटेड नेशन के रवात एक्शन प्लान के फेथ फॉर राइट विचारधारा को आगे लेके चलती हैं तो निस्संदेह हम जो है किसी भी प्रकार के सांप्रदायिकता या शक्ति संघर्ष को रोक सकते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं। तो ये अच्छे मुद्दे, बहुत बढ़िया, बस इतना इसमें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, निबंध वगैरह मान लीजिए आ जाता है। जैसे मान लीजिए निबंध आ गया कि ठीक है, रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती। कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ। अब ये क्या है, अगर आप अपनी राष्ट्रीयता को आगे लेके चलते हैं, हमेशा चलना चाहिए, बट देश काल परिस्थिति, अतिरेक नहीं करना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, रेशियल, रिलीजियस, और इन सबको आप लेजिस्लेटिव पैटर्न, जुडिशियल प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज के माध्यम से आके लेकर के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप, यह एक कस्टमरी मोरालिटी है, रूढ़िगत नैतिकता है, जो आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक कभी नहीं हो सकती। आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक है यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन, रवात एक्शन प्लान या फेथ फॉर राइट। विवेक सत्य को खोज निकालता है, विजडम फाइंड ट्रूथ। तो ये सारी चीजें, ये क्या है, विजडम फाइंड ट्रूथ, यानी यूनाइटेड नेशन, जब आप इस निबंध को लिखें कि विवेक सत्य को खोज निकालता है, तो आप वहां पर ये लिख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने अपने विवेक से, यानी यूनाइटेड नेशन के लीडर्स ने, लीडरशिप ने, नेतृत्व ने अपने विवेक से, अपने विजडम से ट्रुथ को फाइंड किया, सत्य को पहचाना कि अगर पूरे विश्व में पीस चाहिए, डिफरेंट फेथ्स में, विभिन्न धार्मिक विश्वासों में, विभिन्न प्रजातीयताओं में, रेशियल, ठीक है ना, विभिन्न राष्ट्रीयताओं में अगर हमें एकजुटता चाहिए, शांति चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सत्य खोजना पड़ेगा, और वो सत्य है फेथ फॉर राइट। आई होप समझ गए हैं। इसी प्रकार के मुद्दों को आपको इसमें देखने की आवश्यकता। तो हो गया। अब न्यूज में क्या रहा, तो यूनाइटेड नेशन का मूवमेंट फेथ फॉर राइट, F4R बोलते लिखते हैं बच्चों, इसको जरूर नोट कीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर एडिटोरियल राइटर ने बहुत सी बातें बताई, बड़ा एडिटोरियल था कि फेथ फॉर आर एंड गांधी, ये सब क्या स्थिति है, ठीक है ना, फेथ फॉर आर एंड गांधी। तो मोहनदास, अब यहां पर गांधी जी के बारे में, मोहनदास करमचंद गांधी, तो उन्होंने कहा देखिए, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न जातियों में, देखिए अब एकदम निबंध का मटेरियल है, एथिक्स का विभिन्न धर्मों में, जातियों में, नस्लों में, ठीक है ना, राष्ट्रीयताओं में, एडिटोरियल राइटर ने कहा अगर इन सब में, ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं, फेथ फॉर ऑल, यानी कि अगर हम यूनाइटेड नेशन के इस मूवमेंट को विभिन्न धर्म, जाति, नस्ल, राष्ट्रीयताओं के लिए शांति की स्थापना इस आंदोलन में ढूंढते हैं, तो इसका जो फंडामेंटल है वह गांधी में है, यानी गांधी की भूमिका यूनाइटेड नेशन के F4R प्रोग्राम में। तब बच्चों, ये इतिहास का भी प्रश्न बन गया जब पूछता है गांधी जी की प्रासंगिकता, पूछा हुआ, आप चेक करिएगा, इतिहास यूनिट 2, यानी आधुनिक 18वीं सदी के मध्य से लेकर आधुनिक भारत तक के, यानी वर्तमान तक के महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो व्यक्तियों में महात्मा गांधी, गांधी की प्रासंगिकता पर क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप जब गांधी की प्रासंगिकता पर लिखें तो आप वहां लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा नेतृत्व आंदोलन F4R में गांधीयन प्रिंसिपल सर्वाधिक प्रभावी है। और इसमें लेखक ने कहा कि जब वो कहते हैं कि वैष्णो जन ते तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रहे, यानी कि वैष्णो जन वही है, अ जेंटल पर्सन इज वन हु नोज द पेन ऑफ द अदर्स, यानी कि जो दूसरों के दर्द को समझता है। इस कविता में, इस पंक्ति में, जो गांधी जी की बड़ी फेवरेट थी, गुजराती कवि नरसिंह मेहता की पंक्तियां मैंने कई बार आप लोगों को सुनाया भी है। तो वो कहते हैं कि अगर गांधीयन प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाया जाए, F4R की जो उपस्थिति है बहुत गहरे स्तर पर लोगों में पहुंचेगी। फिर उन्होंने कहा भारत में F4R का दूसरा सबसे बड़ा आधार कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है फेथ फॉर राइट, ठीक है, उसके बारे में अपना स्पष्ट विचार रखा, और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमेशा फेथ फॉर राइट को समर्थित किया है। फिर इसके बाद यूनाइटेड
नेशन ने क्या किया फेथ फॉर राइट के लिए, तो आपको पता है, देखिए रबात एक्शन प्लान 2012-2013। तो रबात एक्शन प्लान मैंने आपको बता ही दिया कहां से आया, द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, OCHR, इन्होंने प्रमोट किया है रबात प्लान ऑफ एक्शन इन 2012-13। ठीक है ना। तो ये यूनाइटेड नेशन का है और इसके लिए रबात प्लान एक्शन अपनाया गया। बस आपको इतना याद रखना, इसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। और रबात प्लान क्या है मैंने पहले बताया, किसी भी प्रकार के नस्लीय, राष्ट्रीय या धार्मिक आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव ना करें, संपूर्ण विश्व में शांति बनी रहे, यही इसका उद्देश्य है। और रबात तक का कैसे पहुंचा, OCHR यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन, पहले वियना में बात हुई, फिर नैरोबी में, फिर बैंकॉक में, फिर सेंटियागो में, फिर रबात, यानी बात होते होते अंततः रबात एक्शन प्लान आया। तो प्लीज रबात एक्शन प्लान किस लिए, प्रीलिम्स के लिए भी याद रखेगा। यानी इसका लक्ष्य, द रबात प्लान का लक्ष्य यानी किसी भी प्रकार से रेस, जाति, एथनिक निर्जातीयता, उत्पत्ति या रिलीजन, यानी जो आपके अनुच्छेद 15 में भाई धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो आप यहां से देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से आप विभेद नहीं कर सकते, उसी को दूर करने का इसमें तरीका बताया गया। अब फिर एडिटोरियल राइटर ने एक एग्जाम्पल से दिया कि पोप फ्रांसिस जो है इराक की यात्रा पर गए, तो ऐसे में जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है वो लोग कहीं ना कहीं समीप आए, तो इसी प्रकार की पहल करने की आवश्यकता है यहाँ पर, ये कहा गया। अब कहा गया इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, भारत की प्राथमिकता क्या है। तो क्योंकि भारत यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल का एक सदस्य है, नॉन परमानेंट मेंबर भी यानी गैर अस्थायी सदस्य भी है, सबसे महत्वपूर्ण यूएन की बॉडी सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इसको भी इस रबात एक्शन प्लान को पूर्णतः अपनाने की जरूरत है। और इसी पृष्ठभूमि में यहाँ पर किसको अपनाने की आवश्यकता है, रबात एक्शन प्लान को मेरे प्यारे बच्चों अपनाने की आवश्यकता है। और इसी पृष्ठभूमि में क्या है, और इसी पृष्ठभूमि में जो है यहाँ पर बातचीत किया गया है कि धर्म के मुद्दे को लेकर के, किसको लेकर के, धर्म के मुद्दे को लेकर के, और यहाँ पर धर्म के मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय जो बेंच है, सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच है जो धर्म के मुद्दे पर मतलब अपने सारे विचार व्यक्त करेगी। तो ये मुद्दा आप एक बार यहां पर ध्यान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ी सर्दी भी हो गई है टाइट वाली मुझे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलना है, और मुझे लगता है कि जो है यहाँ से सारे मुद्दे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये मैंने कई बार हिंदू में कराया, लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूँ। यानी यहाँ पर एडिटोरियल राइटर रबात एक्शन प्लान की बात करते करते अंत में ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 7 प्रश्न, द 9 जज बेंच विल रूल ऑन 7 मेजर मैटर, 7 महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने जा रही। तो इन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि इन 7 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट जो है फेथ फॉर आर यानी कि F फॉर आर, फेथ फॉर राइट के लिए बेहतर करेगी। तो 7 सवाल यहां पर जो दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके सामने हैं, जिनको मैं एक एक बताना चाहूंगा। पहला कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता का दायरा क्या है, ठीक है ना। 9 सदस्यीय बेंच है जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस SA बोबड़े साहब कर रहे हैं, ठीक है। और पहला देखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का दायरा क्या है, दूसरा परस्पर विरोधी धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संप्रदायों की मान्यताओं की स्वतंत्रता क्या है, तीसरा क्या धार्मिक संप्रदाय मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवहार में नैतिकता क्या है, पांचवा धार्मिक मामलों में न्यायिक समीक्षा की क्या गुंजाइश है, छठवां अनुच्छेद 25(2)(b) के तहत हिंदुओं के एक वर्ग का क्या अर्थ है, और सातवां क्या कोई व्यक्ति जो धार्मिक समूह से संबंधित नहीं है या उस समूह की प्रथाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो ये 7 प्रश्न उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होप फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट
F4R उसके लिए बेहतर काम करेगा। तो ये सारी बात यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये यहाँ पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद है। तो देखिए इस प्रकार के जो टॉपिक होते हैं ना कहीं हमारे लिए मैटर करते हैं, ठीक है, निबंध में। अब देखिए जैसे यजुर्वेदा की एक पंक्ति कहेगी, अनटू हेवन बी पीस, अनटू द स्काई एंड द अर्थ बी पीस, पीस बी अनटू द वाटर, अनटू द हर्ब्स एंड ट्री बी पीस। और इसको बताया गया कि यही F4R मूवमेंट का सबसे बड़ा आधार होगा। क्या कहा गया कि भाई द्विलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषध में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, विश्व में शांति हो, सभी देवता गणों में शांति हो, ब्रह्म में शांति हो, सब में शांति हो, चारों ओर शांति हो, शांति हो, शांति हो, शांति हो। तो ये जो वेदा की पूरी पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए कहा गया कि सर्वत्र शांति तभी होगी जब आप पीस को हमेशा आगे बढ़ाएंगे। तो आप इसको जरूर यूज करिएगा F4R को। अब इसके बाद देखिए बड़ा एक मजेदार टॉपिक आपके सामने आता है। मजेदार टॉपिक क्या, देखिए 2 होम ग्राउंड क्वेश्चन फॉर इंडियन डेमोक्रेट्स। यानी यहां पर जो मुद्दा उठाया गया सबसे इंपॉर्टेंट कि भारत में महिलाओं की राजनीति में इतनी भागीदारी कम क्यों। बड़ा अच्छा मुद्दा, भारत में राजनीति में महिलाओं की इतनी भागीदारी कम क्यों। अब अगर यहीं पर हम लोग यूपीएससी के लिए IQ IP पकड़ लें, क्या कर लें, यूपीएससी के लिए अगर हम यहीं पर IQ IP पकड़ लें तो अब हमारे लिए आप सबको तो पता लग गया होगा कि सर कौन कौन सा क्वेश्चन अब उठाने जा रहे हैं महिलाओं वाले, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा एक अलग प्रश्न उठाना चाह रहा हूं, जरा विचार करिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका की संक्षेप में विवेचना कीजिए। किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि और फिर कहता है इसकी भूमिका, यानी और फिर कहता है कि क्या आप सोचते हैं कि इसके पास पावर नहीं है, यानी क्या आप सोचते हैं कि यह दंत विहीन संस्था, यानी दंत विहीन, ठीक है ना। यानी ब्रीफ रोल आपको बताना है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, और फिर कहता है कि डू यू थिंक इट इज टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां डायरेक्ट ये प्रश्न तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां पर मैंने इसलिए आपसे उठाया कि आपको इन सब मुद्दों पर विचार करना चाहिए। अगर हम ये पढ़ते हैं कि महिलाओं की स्थिति कमजोर है, ये है वो है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग आखिर क्यों कुछ नहीं बोलता, क्या एक्चुअल में टूथलेस है। तो आप इस पर विचार करिएगा। बाकी तो यहां पर बहुत सी बातें आएंगी। लैक ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, तब आप विचार करिए इस पर, महिलाओं पर क्या क्या प्रश्न आया हुआ है। एक निबंध आया था 1993 में, पुरुष तो असफल हो गए, महिलाएं ही बागडोर संभालेंगी। Men have failed, let women take over। अब वुमेन टेक ओवर कहां करेंगी? वुमेन टेक ओवर कहां करेंगी जब लैक ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। और इंडियन पॉलिटिक्स क्या है? केवल पॉलिटिक्स नहीं है, यानी कि पॉलिसी के जो 3 स्टेज होते हैं। पॉलिसी को सोचना, यानी उसकी परिकल्पना करना, फिर उसको बनाना, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। क्या करना? उसको पूरक बनाना, यानी सोचना, बनाना और पूरक, मतलब पूरक करना, उसको पूरा करना। तो अब आप तीनों स्टेज पर पॉलिटिक्स की बड़ी भूमिका है, यानी इन तीनों स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी नगण्य है। तो ये मुद्दा है। तो भाई पुरुष तो असफल हो गए, महिलाएं बागडोर संभालें, कहां से संभालेंगी? लैक ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स हम टॉपिक पढ़ने जा रहे। फिर 1995 में पूछा उभरती हुई नारी शक्ति, सही वस्तु स्थिति बताइए। इमर्जिंग वुमेन पावर, आप बताइए ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब ग्राउंड रियलिटी आपके सामने आ रही कि नहीं? एक ग्राउंड रियलिटी भाई नेगेटिव में है, पॉजिटिव में भी है, लेकिन अभी तो यहां हम लोग नेगेटिव पढ़ रहे कि लैक ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब आप देखिए फिर एक बार निबंध आता है कि वुमेन इज गॉड्स बेस्ट क्रिएशन, नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति। अब अगर नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, अब आप यहां पर विचार करिए, नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इसका क्या मतलब है? तो नारी अगर ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, फिर उसकी इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन क्यों नहीं, उसकी भागीदारी क्यों नहीं है? आप इस पर विचार करिए। तो यहां पर भी आप
डाल सकते हैं। फिर एक प्रश्न आया कि वुमेन एम्पावरमेंट चैलेंजेज एंड प्रॉस्पेक्ट्स, यानी कि महिला सशक्तिकरण, चुनौतियों और संभावनाएं। तो वुमेन एम्पावरमेंट में चुनौती क्या है? लैक ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। फिर देखिए एक और प्रश्न आया, वो इससे कैसे कनेक्ट हो रहा है। आप देखिए एक ही प्रश्न कैसे आईक्यू आईपी हो रहा है। केवल शक्ति और अधिकारी औरतों की मदद नहीं कर सकते। अब आप विचार करिए, केवल शक्ति और अधिकार ही औरतों की मदद नहीं कर सकते, यानी एम्पावरमेंट अलोन कैन नॉट हेल्प आवर वुमेन, यानी हम उनको रोजगार दे दें, ये दे दें, तब अकेले नहीं होगा, तो फिर दुकेले कैसे होगा? यानी पैट्रियार्की की बात करें, पहले मानसिकता बदलो, यानी पितृसत्ता, यानी पितृसत्ता को सबसे पहले आप चेंज करिए। वाई आर नॉट बी डीलिंग विद द लैक ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स? तो पितृसत्ता। अब फिर 2005 में पूछा, आप देखिए कितना बढ़िया ये टॉपिक बन रहा है। 2005 कि यदि महिलाएं संसार पर शासन करती, अरे बताओ, अब लैक ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स और पूरे वर्ल्ड में, तो संसार पर शासन करती, कितना बढ़िया है। जरा इंटरलिंक करिएगा, लैक ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि एक तो भागीदारी कम है, अगर करती तो इसका मतलब है कि लैक ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स है। 12% कुल पार्लियामेंट में इनकी भागीदारी है, तो 12% इनकी भागीदारी है और पुरुषों की पूरी भागीदारी है। तो अभी विकास का स्तर क्या है? यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी। और अगर 50-50 हो जाए, यानी महिलाएं भी आ जाएं, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पर क्या भागीदारी होगी, आप आसानी के साथ एज्यूम कर सकते हैं। तो ये लैक ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये आप मुद्दा पढ़ने जा रहे हैं। बाकी इसमें और भी कई इश्यूज आएंगे जिस पर अभी मैं बातचीत करता चलूंगा आपसे आहिस्ते आहिस्ते। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। साफ साफ कह रहा है कि एट ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, क्या है? ऑल लेवल, यानी कि चाहे वो हमारी संसद यानी केंद्र स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या स्थानीय स्तर पर हो, तीनों स्तरों पर महिलाओं के पॉलिटिकल बॉडीज में, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भारत का जो प्रदर्शन है बहुत कमजोर है। जबकि हमारे यहां कहा गया कि महिलाओं को हमेशा कुछ नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे गौ माता, टू भारत माता, गंगा माता, मतलब हमारे यहां महिलाओं को सम्मान बहुत है। ठीक है, अभी चर्चा था ट्रिपल तलाक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी हमेशा चर्चा में रहती, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है ना? तो अब इसके बाद एडिटोरियल राइटर ने एक प्रश्न उठाया, केवल आप विचार करिए, देखिए जरूरी नहीं खूब लाइन कोड हो जाए। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां कहा गया, डू द मेन इन इंडियन पॉलिटिक्स ओनली वांट टू टॉक अबाउट वुमेन और आर दे आल्सो विलिंग टू मेक एन एफर्ट टू शेयर पावर विद देम? यानी क्या भारतीय राजनीति में पुरुष केवल महिलाओं के बारे में बात करते हैं कि हम भाई राजनीतिक ये करेंगे वो करेंगे, या वे उनके साथ सत्ता साझा करने का प्रयास करने को तैयार हैं? यानी केवल भाषण है या वास्तविकता है, यहां पर यह प्रश्न आ रहा है। और जैसे ही भाषण और वास्तविकता की यह बात बनेगी, आ चुकी 2 दिन का है तो बहुत मैं लिख नहीं रहा हूं, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सत्ता साझा करने का प्रयास करने को तैयार है। दोनों में से क्या स्थिति है, तो अब आप विचार करें। अब इसी पर एक प्रश्न मैं डालूं अपनी तरफ से, यानी एडिटोरियल से इतर, इसको मैं लिखता हूं, आप विचार करिए। यानी यहां क्या प्रश्न पूछा गया, एक बार मैं फिर से, कि क्या भैया भारतीय राजनीति में केवल पुरुष महिलाओं के बारे में बातें करते हैं या उनके साथ सत्ता शेयरिंग करना चाहते हैं? अब आप यहां से देखिए, अब अगर करना चाहते हैं तो एक प्रश्न देखिएगा, महिला आरक्षण विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक पर प्रश्न आ गया, मैं इतना ही लिख रहा हूं, फिर आगे। महिला आरक्षण विधेयक क्या कह रहा है? भारत में महिला सशक्तिकरण को प्रवेश कराएगा। यानी अगर महिलाओं को इन तीनों स्तरों पर, यानी सेकंड थर्ड स्तर पर तो मिल चुका है रिजर्वेशन, लेकिन अभी केंद्र और राज्यों में नहीं मिला, तो क्या अगर एक बिल आ जाए तो उनकी स्थिति बदलेगी? ऑब्वियस है, उनकी पार्टिसिपेशन 30% तो हो ही जाएगी। तो आप देख सकते हैं चीजें कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और फिर पूछा
कि केवल अधिकतर राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते हैं। दोनों पॉइंट को जरा मेरे प्यारे बच्चों यहां समझने की कोशिश करिएगा, दोनों पॉइंट्स को यहां जरा समझने की। यानी कह रहा है कि भैया पुरुष केवल महिलाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। बात का मतलब कि गाहे बगाहे भाई महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जहां तक सत्ता साझा करने की बात है तो अभी उसके लिए स्थापित रूप से, स्टेबल रूप से कुछ नहीं किया गया। और यूपीएससी ने कहा अच्छा भाई, तो केवल अधिकतर राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते, मतलब कि भैया ये सत्ता साझा करने को तैयार जब तक नहीं होंगे तब तक आप रिजर्वेशन लेकर के आई तब भी रहेंगी महिलाएं, लेकिन उनके पीछे काम पुरुष ही करेंगे। तो इस प्रकार का इसमें टॉपिक है। और इसको जो टॉपिक उठाया गया है, जहां से वो बच्चों टॉपिक उठाया गया है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का, वुमेन इन पार्लियामेंट इन 1995 टू 20, यानी 25 वर्षों का रिव्यू यहां पर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये आंकड़े आप जरूर याद कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से आपको रटना है इन आंकड़ों को, क्योंकि ऑब्वियस है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर हमेशा से प्रश्न बनता रहा है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या होती है, आईपीयू क्या है, उसके बारे में प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये क्या है आपको पता है। आईपी क्या है, विश्व की विभिन्न राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी पेरिस में, ठीक है ना। और ये महत्वपूर्ण संस्था है और विश्व भर में राजनीतिक विचारों और रुझानों पर यह नजर रखता है और 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करता है। याद रखिएगा, 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र पहला है, दूसरा शांति और सुरक्षा है, तीसरा सतत विकास है, चौथा मानवाधिकार और मानवीय मूल्य, पांचवा राजनीति में महिलाएं हैं। तो यही है, यानी आईपीयू जो काम करता है राजनीति में महिलाएं, उसी का आंकड़ा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 6 में से राजनीति में महिलाएं, 7वां है शिक्षा विज्ञान और संस्कृति पर यह काम करता है। तो आईपीयू राजनीति में महिलाएं, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आप लोगों को बताने की आवश्यकता कहीं से भी नहीं। तो अब आप यहां से देखें, यानी अब इसमें क्या कहा गया कि 25th एनिवर्सरी हो चुकी है बीजिंग कॉन्फ्रेंस की। अब बीजिंग कॉन्फ्रेंस को आप ऐसे मान के चलिएगा, बीजिंग कॉन्फ्रेंस को ऐसे मान के चलिएगा कि यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहली बार कोई एक वैश्विक प्लान स्वीकार किया गया था। दैट्स कॉल बीजिंग कॉन्फ्रेंस या बीजिंग महिला सम्मेलन। मेरे प्यारे बच्चों, सितंबर 1995 में ये हुआ था, ठीक है ना। कब? 1995 में, ये याद रखिएगा। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग सम्मेलन में एक प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन पीएफए यानी कि कार्य योजना घोषणा पत्र को अपनाया गया था। 1-2 पॉइंट उसके बारे में आपका जानना महत्वपूर्ण, क्योंकि जहां भी वुमेन पे लिखें, अगर बीजिंग घोषणा पत्र को लिखते हैं तो अच्छा, मतलब एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो इसमें क्या गया, यानी यहां पर जो घोषणा पत्र अपनाया गया उसमें महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने हेतु अभिसमय, ठीक है ना, इसको यहां पर, और संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास संगठन द्वारा अपनाए गए प्रासंगिक प्रस्तावों को अनुमोदन यहां पर किया गया। इसमें क्या है, यानी इसमें साफ है बालिका, शिशु और महिलाओं के मानवाधिकार सार्वभौमिक मानवाधिकारों के अभिन्न और आरणीय भाग हैं। तो ये आपको याद रखना है बस। अब देखिएगा, आईपीयू एनालिसिस कहता है कि 2020 में 1995 में, यानी जब बीजिंग घोषणा पत्र आया तो महिलाओं की भागीदारी वैश्विक स्तर पर 11.3% थी राजनीति में, अब 24.9% हो गई, लेकिन भारत में बहुत कम है। 4 देश ऐसे हैं, रवांडा, क्यूबा, बोलीविया और यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां पर 50% या उससे ज्यादा महिलाएं हैं। भारत में बहुत कम है, आप याद रखेंगे। भारत में देखिए, मैंने एक प्रीलिम्स का मतलब सॉरी आप एक टेबल दिया है कि हिंदुस्तान में वैसे कितना आंकड़ा है, ठीक है ना, हिंदुस्तान में कितना आंकड़ा है। तो मुझे लगता है कि आप इसको राज्यवार, या ये कंटेंट शायद आपके पास ना हो, तो राज्यवार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप जरूर देख लीजिए। क्या करिएगा, राज्यवार जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो और बहुत कुछ आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं।
कि देश में महिला साक्षरता अगर 2011 का घोषणा पत्र देखें तो 65% है, मतलब 11 के हिसाब से। तो अब साक्षर महिलाएं हैं, बट जो है जीडीपी में उनकी भूमिका नहीं है, पार्लियामेंट में उनकी भूमिका नहीं। तो पंजाब, केरला, असम, तो ये एक बार जरूर देख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर एडिटोरियल में उठाया गया कि भाई देखिए, भारत का जो संविधान है, आर्टिकल 39 से वो कहता है कि मतलब क्या मिलना चाहिए, यानी कि सभी को न्याय मिलना चाहिए, महिलाओं की भागीदारी इसके अंतर्गत समाहित है। आर्टिकल 46 भी इसके अंतर्गत समाहित है कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। आर्टिकल 15(3) भी कहता है। तो ये तीनों आर्टिकल कहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। फिर ये हो गया भारतीय संविधान, यानी कि कभी भी लिखेंगे तो आप लिखेंगे ना भाई भारतीय संविधान इसके बारे में क्या कहता है। अंतरराष्ट्रीय लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून है जो हमारे लिए बाध्यता है। तो एक कन्वेंशन है, क्या है, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। और इसका आर्टिकल 7 है जो हमेशा से महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व की बात करता है। तो ये सारा पॉइंट था, आप यहां पर ध्यान कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द नीड फॉर एथिकल गार्ड रेल्स, यानी ये कहा गया कि अगर हम एआई को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें नैतिकता को भी लेके आगे आना पड़ेगा, ठीक है ना। कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ठीक है, यानी ये कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत बड़ी मात्रा में सेफ गार्ड लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिए यहां पर, यानी सेफ गार्ड के साथ आए, ऐसे ना आए। अब यहां पर बताया गया कि जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका क्या है, सबसे बड़ा मीन्स, यानी सबसे बड़ा साधन है। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका सबसे बड़ा साधन है। अब सबसे पहले देखते हैं भैया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में है क्या। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके द्वारा तकनीक के सहयोग से मशीनों को बुद्धिमान बना दिया जाता है, यानी कंप्यूटर के सहयोग से मशीनों को बुद्धिमान, और इसी अपनी इंटेलिजेंसी की क्षमता पर, अपनी विशेषता पर, अपने गुण पर वो क्या करता है, यानी कि बेहतर परफॉर्मेंस करता है। यही चीज है, ठीक है। तो ये चीज है, आपको याद रखिएगा। तो यहां पर यही कहा गया कि पिछले एक दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी के साथ बढ़ा, ठीक है। सबसे पहले उसने 2011 में मानो मतलब जो है गेम, यानी कंप्यूटर ने गेम में बढ़ोतरी हासिल करी, विश्व चैंपियन को हराया। और फिर अब क्या हो गया, यानी कि फिर उसने प्रोटीन को डिकोड किया 2020 में, यानी उसकी उपलब्धियां बताई गई। तो ये सारी उपलब्धियां आपको पता है कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या उपलब्धियां होती है। और मतलब ये उपलब्धियां, अगर उपलब्धियां में आप और अच्छे से कुछ सुनना चाहते हैं जो इस एडिटोरियल में नहीं, तो हम लोग इसका जिक्र कर सकते हैं। जो भौतिक, आप समझिएगा, जो सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने स्पष्ट कहा था, ठीक है ना, उन्होंने स्पष्ट कहा था, उन्होंने स्पष्ट में क्या कहा था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मनुष्य हजारों वर्षों के धीमे जैविक विकास क्रम का परिणाम है, और यह मनुष्य, चूंकि ऑब्वियस हम लोग आहिस्ते आहिस्ते ना, पहले हम लोग किस अवस्था में थे, हमारे आदि पुरुष, फिर हम आहिस्ते आहिस्ते, तो उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी यही है, यानी मानव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए तो 2019 में निबंध आया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहां तक फायदेमंद होगी, कहां तक नुकसानदेह होगी। बिल गेट्स ने भी कहा था कि यदि मनुष्य अपने से बेहतर काम करने वाली, सोचने समझने वाली मशीन बना लिया तो फिर मनुष्य के अस्तित्व पर ही सबसे बड़ा संकट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, यहां पर यही बातचीत हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहता फॉर बेटर और वर्स, यानी कि क्यों अच्छा है, तो ऑब्वियस है ये उसके कुछ लाभ वाले पॉइंट है।
ठीक है, क्या करते हैं आपकी ऑब्वियस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसकी भूमिका, फसलों की ऊपर जो उपज है वो उसमें वृद्धि हो सकती, व्यावसायिक उत्पादकता, यानी कि कृषि हो, उद्योग हो, सेवा क्षेत्र हो, बैंकिंग हो, सभी जगह पर वह बहुत मदद कर सकती। और यह भी कहा गया कि यह 2030 तक इतने $15 ट्रिलियन वर्ल्ड इकोनॉमी में ऐड कर देगा, यानी कि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार बनेगा। गूगल ने आइडेंटिफाई किया इसकी संभावनाओं को, 2600 ऐसे इसके प्रयोग होंगे जहां पर यह बेहतर काम करेगा। एक शोध अध्ययन आया है जो कि नेचर, पब्लिश इन नेचर रिव्यूइंग, नेचर पत्रिका में छपा कि एसडीजी के 79% टारगेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी किया जा सकते हैं। यानी ऑब्वियस है, जितने भी टारगेट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम हर चीज को बेहतर कर सकते हैं। ये सारी बातें, यानी ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसकी नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है। यानी जो डाटा होते हैं, जो प्राइवेसी होती है, वो बहुत ज्यादा इसमें स्टेक पर रहती है, यानी वो दांव पर लगा रहता है। तीसरा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो है यहां पर हम कह सकते हैं प्रौद्योगिकीय रोजगारी का मुद्दा है। क्या है? प्रौद्योगिकीय रोजगारी का मुद्दा है। टेक्नोलॉजिकल, यानी कि तकनीक के आने से रोजगारी कम हो जाएगी। जैसे अगर आप कंपेयर करें तो पहली औद्योगिक क्रांति आई तो उसमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल श्रम बल की आवश्यकता थी। सेकंड औद्योगिक क्रांति आई, उसमें टेक्नोलॉजिकल फोर्स की आवश्यकता थी। तीसरी आई तो उसमें भी जो है मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल क्लास की आवश्यकता थी। लेकिन जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है ये बहुत ज्यादा ऑटोमेशन पर है। तो ऑब्वियस है जो पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति थी उसकी तुलना में यहां पर जो है समस्या ज्यादा है इन द टर्म्स ऑफ बेरोजगारी। इसके अलावा जो टेक दिग्गज हैं उनके पास, जैसे गूगल और ये सारे, तो जो भी टेक दिग्गज है उनके पास बहुत सारे आंकड़ा उनके पास इकट्ठा हो जाएगा, और ये जो इनके कॉम्पिटिटर होंगे उनसे बहुत बड़े लाभ की स्थिति में। सुरक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे अगर ऑटोमेशन वाली कार है और मान लीजिए उसमें कुछ मशीन ही तो है, इसके साथ साथ बहुत नुकसान वाले हम ऑटोमेशन अस्त्र शस्त्र भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो ये आप 2-4 पॉइंट था, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना? आई थिंक आप इसको अच्छे से कर लेंगे। ऑन द डिफिकल्ट ट्रेल ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड, तो ये सिंपल था कि नीरव मोदी, माल्या, इन सब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एडिटोरियल राइटर ने सीबीआई की भूमिका पर थोड़ा सा क्वेश्चन उठाया कि आखिर क्यों हम, मतलब सीबीआई कुछ हद तक सफल रहती है लेकिन फिर असफल क्यों हो जाती है। तो ये सीबीआई की भूमिका पर, हालांकि बहुत बढ़िया कुछ लिखा नहीं था तो इसमें हमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। ब्रिजिंग द गैप, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं इनकी जो फैकल्टी होती है उनका कोटा खाली रह जा रहा है। यानी कि चाहे आईएम हो और चाहे आईआईटी में, यानी कि जो योग्यता रखी गई उस योग्यता को ये प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसलिए फैकल्टी यानी स्टूडेंट नहीं, फैकल्टी यानी जो टीचर होते हैं उस पद पर सारे पद खाली चले जा रहे हैं। ये सारी बातें यहां पर बताई गई। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है सलूशन क्या, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि सिंपल है कि सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, एक पूल बनाना चाहिए। मैं अपने हिसाब से बता देता हूं, इसमें कंटेंट काफी लिखा हुआ। मैं एक पूल यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस इनोवेशन के द्वारा हम क्या करें, इस प्रकार के फैकल्टीज को तैयार करें। हम इसके लिए ये नहीं कह सकते कि नहीं अब उसमें अगर योग्य लोग नहीं आ रहे हैं तो कोटा को ही खत्म कर दिया जाए। नहीं, कोटा को खत्म करेंगे तो सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत का आदर्श है वो चला जाएगा। बस इतना ही इसमें है बच्चों, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, बी नीड टू अर्जेंटली इन्वेस्ट इन पब्लिक हेल्थ। ये सब मैं बहुत बार
करा चुका हूँ, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा डीप मैं नहीं जा रहा हूँ, तो आप लोग इसमें ये मत सोचेगा कि स्पीड से पकड़ा जा रहा है। यहाँ पर मैं अपने आप भी ना आपको बता देता हूँ, यानी क्यों ये लिखा गया पब्लिक हेल्थ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। पब्लिक हेल्थ मेरे प्यारे बच्चों बिना पढ़े यानी आधारभूत संरचना आप पढ़ लीजिए बस। एक बार ये एडिटोरियल और भी मैं करा चुका हूँ, आपको याद अभी आ जाएगा बस। बट लेकिन यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि जैसे एक प्रश्न आया था ना कि भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रदान करने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो कभी कभी ये आवश्यक लगता है कि ये आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कोविड 19 पैंडमिक और भविष्य में और भी बीमारियां आ सकती है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा। वी नीड टू अर्जेंटली इन्वेस्ट इन पब्लिक हेल्थ। फिर कहा जाता है कि हम खड़े कहां हैं, यानी अब देखिएगा हम खड़े कहां हैं, किसमें? स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो यहां देखिए दो शब्द आ रहे हैं। हेल्थ केयर में तो हम इंडिया के टॉप, मतलब इंडिया विश्व में टॉप रैंकिंग पर, मतलब बेस्ट है। बट जब हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो हमारी स्थिति बहुत खराब है। यही बातचीत हो रही है, आपको याद आया? यानी हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ पर। किस पर? हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अंतर करके। हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है? यानी कि जब हम बीमार हों और हम थेरेपी के लिए जाएं और थेरेपी हमें मिल जाए। बट जो पब्लिक हेल्थ होता है उसमें सब कुछ, पूरी कम्युनिटी, यानी कि वहां एक व्यक्ति था, यहां पूरी कम्युनिटी, यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लेखक ने यहां पर यही कहा है कि हमारे यहां जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है वो बहुत कमजोर है। और कोविड जैसी संक्रामक बीमारी में और उसके बाद इसकी स्थिति और भयावह हुई है, आगे भी और दिक्कतें आएंगी, इसलिए एक सोल्यूशन मॉडल दिया। ये बच्चों याद रखिएगा बस। यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा नाको था, जब एड्स फैला था तो उसने एक सोशल वैक्सीन स्टार्ट किया था कि लोगों को जागरूक करना है कि जिससे एचआईवी एड्स से वो बचे। तो उन्होंने कहा जिस प्रकार से नाको ने सोशल वैक्सीन स्टार्ट किया है, और उन्होंने इसके लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई थी, जबकि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर था। लेकिन तो यही है, यानी कि हमें इस प्रकार का पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जिसमें एक टीम हो, टास्क फोर्स हो, जो लोगों को जागरूक भी करे। लेखक ने कहा कि नाको वाले प्लान को यहां आजमाया नहीं जा रहा। सोशल वैक्सीन का मतलब यही होता है कि भैया फेस मास्क लोगों को आप जागरूक कराइए, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, ब्रांड एम्बेसडर के माध्यम से, कि फेस मास्क, हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सारी बातें। यहां पर सरकार की कमी, तो आवश्यकता इस बात की है कि इसमें हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और एलोपैथ और आयुष को भी साथ लेकर के चले। हालांकि इसके लिए एलोपैथ कभी तैयार नहीं होगा। अब अगला आता है प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा। तो 26 और 27 मार्च को ये करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का 50 वर्ष, तो ये प्रीलिम्स में भी कि कौन कौन सी सीमा लगती है, कौन कौन से राज्यों की भारत बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद में क्या है, वो सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और मेंस के लिए तो इस पर अब एडिटोरियल आना स्टार्ट होगा, तो इसलिए अभी यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। भारत फिनलैंड के बीच में वर्चुअल सम्मेलन हुआ, ठीक है ना? तो बहुत खास नहीं, बस एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है? तो ये आप वहां पर एक बार देख लीजिए। भारत और मालदीव के बीच खेल तथा युवा मामलों में सहयोग एवं समझौता, एक बार आप इसको भी दे लिए। तो पीआईबी आप देख लेते हैं, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सारा पीआईबी आपको दिया गया। द हिंदू यानी वन लाइनर में क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। दिल्ली मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल हो गई है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो अब आप यहां से देखिए, दिल्ली रिमेन्स मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल। तो अब ये पूरी रैंक आप एक बार खुद देख लीजिएगा। फिर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो दिल्ली कमिश्नर फॉर वुमेन ने मंगलवार को, ठीक है ना, उन्होंने पुलिस से पूछा है कि कोई भी महिला एसएचओ क्यों नहीं है।
तो एक अच्छा प्रश्न बस मैंने केवल ऐसे ही लगा दिया कि उन्होंने पूछा कि 178 पुलिस स्टेशन में एक भी महिला पुलिस एसएचओ क्यों नहीं। तो एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है, जब भी जेंडर इश्यूज वगैरह पे आए तो आप इस पर करिएगा। अब ये पेज नंबर 3 मैंने केवल आपको अवेयर करने के लिए कि चेंज टू एनसीटी एक्ट, जो कि चेंज जिस पर बिल लाया गया है, रिवाइव पावर टसल, यानी केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में टसल। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। मुल्ला पेरियार बांध के बारे में है, तो ये प्रीलिम्स के लिए, जिस पर कल सुबह प्रीलिम्स फंडा में, यानी हर जगह प्रीलिम्स फंडा में आपको क्वेश्चन मिलेगा। राज्यसभा ने एमटीपी बिल पास किया, ये भी प्रीलिम्स फंडा में सुबह आपको मिलेगा। सेंसस अपना अंतरिम डाटा 2024 में जारी कर देगा, 21 की जनगणना का, ये भी प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा। और एक सांसदों का पैनल बना है, स्टैंडिंग कमेटी है सांसदों की, उसने कहा कि भारत में वैक्सीनेशन बहुत स्लो है, ये ध्यान रखिएगा। चाइना ने एक क्या कर दिया है कि चाइना ने कहा कि उसी को जो है अलाउड ट्रेवलर्स, अपने यहाँ उन्हीं यात्रियों को आने देगा जिन्होंने उसकी अपनी स्वयं की वैक्सीन ली। ये बड़ा मुद्दा है, उसकी अपनी स्वयं की, यानी चाइना की वैक्सीन अगर आपने लिया है तभी आप चाइना जा पाएंगे। अब ये नैतिकता में कहाँ तक उचित है कहाँ तक नहीं, आप देख लीजिए। इसके अलावा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी कल करूंगा मैं, और आज अभी मैंने बता भी दिया था। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेसिडेंट इंडिया आए हैं, उनका नाम है डुआर्ते पचीको, और उन्हीं के सम्मान में सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के इंडिया में राज्यसभा सांसद ने कहा है, अरे सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि कोई भी संसद इस बात के लिए अलाउ नहीं है कि वह दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। यह मुद्दा उन्होंने तब उठाया जब जो है ब्रिटेन में कुछ सांसदों ने भारत में किसानों के बिल को लेकर के प्रश्न उठाया था। यूके के बारे में, यूके टर्न्स टू इंडो पैसिफिक इन पोस्ट ब्रेग्जिट, यानी कि यूके की जो पोस्ट ब्रेग्जिट फॉरेन पॉलिसी, उसमें वो इंडो पैसिफिक की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी क्वाड वगैरह का पार्ट बन सकता है। आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं 18 मार्च। 18 मार्च में बहुत ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है। पहला है, चलिए एक बार डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। द बैड न्यूज़ फ्रॉम स्टेट बजट, यानी यहाँ पर बच्चों कुछ भी नहीं, एक एक लाइन यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको केवल समझा दे रहा हूँ। यानी ये कहा गया कि जो राज्य हैं वह इस साल कम खर्चा करेंगे। बहुत से राज्य अपने फिजिकल कंसोलिडेशन पर काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है, यानी राज्य कम खर्चा करता है और अपने राजकोषीय घाटे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इससे क्या होगा? दिस बेलीज होप ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग लेड रिकवरी। तो इससे क्या होगा, जो सरकारी खर्च के द्वारा अर्थव्यवस्था में वृद्धि की उम्मीद है, उसको बड़ा धक्का लगेगा। यानी इनका स्पष्ट कहना है। आइए देखते हैं राज्य के बजट से बुरी खबर क्या क्या पॉइंट है। देखिए मेंस में बड़ा अच्छा मजा आएगा, बस केवल समझने के लिए। कभी आपने इस टाइप का टॉपिक नहीं पढ़ा होगा कि राज्यों के बजट का एनालिसिस किया जाए, तो मैंने निकाला कि चलो एक बार सिखाता हूं, जो भी 2-4 पॉइंट आपके काम आ जाए। यानी इन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने इस वर्ष में कम खर्च किया है, वे आने वाले वर्ष में राजकोषीय समेकन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस बेलीज होप ऑफ, तो ये हो गया। यानी सिंपल कहा गया कि अभी मतलब पिछले हफ्तों में बहुत से राज्य सरकारों ने अपना फाइनेंशियल ईयर बजट प्रस्तुत किया 21-22 का। यहाँ पर उन्होंने 11 स्टेट का डाटा लिया और साफ कहा है, और ये 11 राज्य स्टेट जीडीपी का 60% शेयर करते हैं, और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये कम खर्च कर रहे हैं। यानी ये कम खर्च कर रहे हैं, बस इतना ही, आपको इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने दिया है वो अलग बात है, वो कम खर्च कर रहे हैं, बस अभी केवल इतना आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से नुकसानदेह है, क्योंकि इस समय प्राइवेट सेक्टर में एनिमल स्पिरिट है नहीं। अगर राज्य सरकारें भी कम खर्चा करेंगी तो कहीं ना कहीं समस्या रहेगी। हालांकि राज्य सरकारों की अपनी चुनौतियां हैं, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि जीएसटी को लेकर के उनके पास राइट नहीं है, जीएसटी की वसूली कम हो रही, पीछे वसूली कम हुई है, तो ये एक ठीक है। पुलिंग इंडिया डेमोक्रेसी बैक फ्रॉम द ब्रिंक, तो ये भी द हिंदू का थोड़ा सा बहुत अच्छा एडिटोरियल नहीं है। यानी यहाँ पर कहा गया कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं गिरावट पर हैं और इसको हमें संभालना चाहिए।
तो मतलब जैसे उन्होंने जो नाम लिया, व्लादिमीर पुतिन, विक्टर ओरबन हंगरी, तैयब अर्दोगान तुर्की, डोनाल्ड ट्रंप यूएस, विचारात्मकता कुछ खास नहीं है। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में सोचना है। क्यों सोचना है? क्योंकि दो हाउसेज हैं, फ्रीडम हाउस जो कि वाशिंगटन डीसी में है, और वीडेम जो कि स्वीडन में है, वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट, ये रिपोर्ट निकालती हैं कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति। तो इन्होंने कहा कि जो है विश्व स्तर पर लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, और इन शासकों का नाम लिया है। और लेखक कहते हैं कि भारत में भी ऐसी स्थिति है, लेकिन बहुत आलोचना इन्होंने की है। तो हमें केवल बस इन इन दोनों का, यानी फ्रीडम हाउस का नाम याद रखना है, और वीडेम का जो स्वीडन में, ये दोनों क्या निकालते हैं, लोकतंत्र की स्थिति पर रिपोर्ट निकालते हैं, और इसके हिसाब से भारत, ठीक है ना? तो याद रखिएगा। और इन्होंने बस इतना याद रखिएगा कि भारत के स्कोर को कम किया लोकतांत्रिक में, यानी कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कमी आई। तो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो प्लीज इनका नाम याद रखिएगा, और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता है। और 2 पॉइंट यहाँ से जो फोकस किया, प्रेस की स्वतंत्रता और न्यायिक शाखा की स्वतंत्रता, 2 पॉइंट पर भारत की रैंकिंग को कम किया गया, और मूलतः ये इसी पर फोकस रहता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियल ब्रांच, तो ये 2 मुद्दे हैं, भारत की रैंकिंग को कम किया है। आप याद रखिएगा, बस और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब इसके बाद क्या है, आपका अगला टॉपिक आता है कि भारत ने जो मनीला के साथ ब्रह्मोस संधि की है, उसके बारे में है ये। तो इसमें भी बहुत कुछ आए, यानी फिलीपींस को ब्रह्मोस आपूर्ति करेगा भारत, इसमें आपको इतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो भारत अब एक हथियार निर्यातक भी बन रहा है। इसके लिए भारत ने फिलीपींस के साथ जो है अभी लास्ट मंगलवार को, यानी आज अगर फ्राइडे है तो मंगलवार को समझौता किया, ठीक है ना? तो उनको ब्रह्मोस भी देगा और अन्य रक्षा उपकरण भी देने वाला है, ठीक है ना? हालांकि अभी तक भारत ने इस पर खुले रूप से कोई प्रक्रिया नहीं दी है। तो बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, क्या देगा क्या नहीं, बहुत ज़्यादा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंने पहले भी बताया था, 2016 में लक्ष्यीकृत मुद्रास्फीति जो है चालू की गई थी, 4 ± 2%, यानी कि 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसको चेंज की बात कर रहे हैं, और टेक्निकल है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ये थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर गांधी की प्रासंगिकता पर कोई क्वेश्चन पूछता है, यानी गांधी की प्रासंगिकता पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन बने कहीं पर भी, किस पर? गांधी की प्रासंगिकता पर। तो जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि फेथ फॉर आर के लिए, एफ फॉर आर के लिए, तो जो यूएन की पहल है उसमें गांधी की प्रासंगिकता। ऐसे ही म्यांमार की बातचीत यहाँ पर की कि जो है आंग सान सूकी को 1991 में लेखक ने कहा कि जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला। गांधीयन प्रिंसिपल्स पर वो आगे बढ़ी, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, सबने गांधीयन प्रिंसिपल का अनुपालन किया। फिर इन्होंने थोड़ी सी आलोचना करी जो है आंग सान सूकी की, कि भाई ऐसा है कि उन्होंने कहीं न कहीं रोहिंग्या मुद्दों को एक पीछे छोड़ा, और आज वो तख्ता पलट का शिकार है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, यानी जब आप लिखें कि गांधी की प्रासंगिकता, तो आप लिख सकते हैं म्यांमार ऐसे देशों में, या जहाँ पर भी तख्ता पलट है, वहाँ पर जो मतलब सैन्य शासन के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया है, जैसे 3 फिंगर सलामी, वो सारी बातें, ठीक है ना? तो कहने का मतलब वो गांधीयन प्रिंसिपल, यानी अहिंसा। तो हर जगह जहाँ पर भी ऐसा है, तो म्यांमार में अहिंसा के द्वारा ही हम सैन्य पक्ष को दबाव में ला सकते हैं। यह गांधी की प्रासंगिकता है, यही इतना आपको पढ़ने की आवश्यकता। 16 में भी, सॉरी 18 में कुछ खास नहीं है, ठीक है ना? 3 करोड़ राशन कार्ड वर्क कैंसिल से सुप्रीम कोर्ट, तो ये कुछ एक इशू है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? तो ये आप एक बार, कुछ भी खास, हु बिल पुलिस द पुलिस आस्क हरियाणा कोर्ट, यानी कि पुलिस पर क्वेश्चन, ठीक है ना? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि अब जो है आप बेच को हाइक नहीं करेंगे, सेकंड पीक आने वाली है, पीएम साहब ने कहा है। तो ये सारी चीज़ें, इंडिया शुड मेक अ मूव फॉर पीस, यानी कि भारत को शांति के लिए मूव करना चाहिए।
ठीक है ना, तो अब आप देख सकते हैं। और ये जयशंकर साहब हैं, भारत पूरे विश्व में जो मैत्री डिप्लोमेसी कर रहा है, और सारी बातें, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये सब है इसमें, ठीक है। कुछ कुछ खास नहीं है, क्वाड समिट के ऊपर है ये सब। मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूँ, बस लगाया गया है कि जिससे लग जाए कि सब लगा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका हो गया पीआईबी, आप पढ़ ही लेंगे तो आपका 18 तक कंप्लीट होता है। 18 में बहुत खास था नहीं, जो भी बच्चे, हाँ, प्रीलिम्स फंडा कल सुबह 9 बजे से फिर से स्टार्ट है, तो आप मिल लीजिएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ये आपका चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट। मैं एकदम, आप लोग उदास मत होइएगा जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं एनर्जी और इन सबको लेके। जल्द ही वापसी कर रहा हूँ 2-3 दिन के अंदर, एकदम धुआंधार यूट्यूब पे, और काफ़ी कुछ लेके आ रहा हूँ, जिसमें स्पेक्ट्रम लेके आ रहा हूँ सबसे पहले, आर्ट एंड कल्चर का कंटेंट लेके आ रहा हूँ, मैराथन, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट हो रहा हूँ, यानी अप्रैल मई, अभी थोड़ा और आप लोग अपना पढ़ लीजिए। मेरा अपना एंड टाइम पर एंट्री होगी जब आपका प्रीलिम्स में बेहतर होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।